हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज के इस वीडियो में हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हम जानने की कोशिश करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते किसे हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कैसे किया जा सकता है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उस प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कहते हैं जो कि एम करता है ऐसा डेवलपमेंट जिसमें कि क्वालिटी ऑफ लाइफ आज के जनरेशन की और आने वाले जनरेशन दोनों की दो बराबर से रेज की जा सके। यानी आज की जनरेशन जो रिसोर्सेज यूज कर रही है टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टू रेज द इकोनॉमीज जीडीपी और उसके बाद अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, तो जिस तरीके से आज रिसोर्सेज को रेज कर रही है ताकि उसकी आज की जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सके, उसी तरीके से आने वाली जनरेशन्स भी उसी तरीके से समान रूप से, सुचारू रूप से रिसोर्सेज को यूज करके अपने लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। यानी इस तरीके का डेवलपमेंट जो कि लंबे समय तक सुचारू रूप से यानी सीमलेसली चलता रहे बिना किसी इंटरप्शन के, तो ऐसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे जो कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को आने वाले लंबे समय तक 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक समान रूप से चलने में मदद कर सके। सो इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन। ये एक लंबे समय तक सोचा गया एक विजन है ताकि रिसोर्सेज को का एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके अभी के करंट जनरेशन के द्वारा भी और आने वाले जनरेशन के द्वारा भी। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं इस पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। इसका सबसे पहला फीचर है सस्टेन्ड राइज इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। यानी एक समान सुचारू रूप से एक बराबर तरीके से अपने इकोनॉमी के पर कैपिटा इनकम में, जीडीपी में एक समान रूप से बढ़ोतरी हो और लोगों के वेलफेयर में भी उसी तरीके से बढ़ोतरी, विकास हो, और ये इस तरीके से हो कि आने वाली जनरेशन भी उसी रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम और रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी को बरकरार रख सके और अपनी इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ा सके। सो ये जो सस्टेन्ड राइज है इन रियल पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, वो करंट जनरेशन के लिए भी है और आने वाले जनरेशन के लिए भी है। तो जब अगर ऐसा होगा तब हम कहेंगे कि हम सस्टेनेबली डेवलप कर रहे हैं। यानी इस तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस को हम फॉलो कर रहे हैं जिसको कि लंबे समय तक, आने वाले 50 साल, 100 साल, 200 साल, 300 साल तक सस्टेन किया जा सकता है, यानी सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। और जो दूसरा पॉइंट है वो है रैशनल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो जैसा अभी मैंने एक्सप्लेन किया था उससे स्पष्ट भी होता है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको अभी की जनरेशन इस तरीके से यूज कर रही है कि उसके यूज से अभी के जनरेशन की क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इम्प्रूव हो ही रही है और आने वाले जनरेशन की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ में के इम्प्रूवमेंट में कोई परेशानी न हो। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव होती है? जब तब होगी जब हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हमारा इकोनॉमिक वेलफेयर बढ़ेगा, यानी सोशल डेवलपमेंट भी होगा, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट भी होगा। और कैसे होगा? नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हुए होगा। तो किस तरीके से यूज करते हुए होगा? इस तरीके से यूज करते हुए होगा कि अभी की जनरेशन तो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके एक ऑप्टिमम रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इनकम तो अचीव कर सके, एक ऑप्टिमम इकोनॉमिक वेलफेयर में ग्रोथ अचीव कर सके, साथ ही साथ आने वाली भी जनरेशन्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को समान रूप से यूज करते हुए पर कैपिटा इनकम और इकोनॉमिक वेलफेयर में बराबर से ग्रोथ अचीव कर सके। फिर जो तीसरा पॉइंट है वो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नो रिडक्शन इन द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। तो अगर हम सस्टेनेबली नेचुरल रिसोर्सेज को अभी की जनरेशन यूज करेगी तो आने वाली जनरेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बेहतरी के लिए यूज करने में, यानी अपने
इकोनॉमिक वेलफेयर को बढ़ाने में, अपने पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने में किसी भी तरीके का कोई परेशानी नहीं महसूस होगी। एंड साथ में नो इंक्रीज इन पॉल्यूशन, यानी किसी भी तरीके का एयर या सॉइल या वाटर पॉल्यूशन, किसी भी तरीके का एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। तो अगर आपने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ठीक से समझा होगा, अगर आपने एनवायरमेंट की वीडियो को, जिसमें मैंने सारी चीजें बहुत बार बहुत अच्छे से विस्तार से एक्सप्लेन की है एग्जाम्पल दे करके, अगर आप उसे देख लेंगे तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि जो फैक्टर्स एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने में रोल प्ले करते हैं, उन सारी चीजों का एब्सेंस, यानी यदि वो सारी चीजें ना हो, वो फैक्टर्स को रिड्यूस कर दिया जाए, तो जो भी डेवलपमेंट होगी वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगी। और ऐसी एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट जो है वो हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उसके मार्फत करंट जनरेशन तो फायदा उठा ही सकती है, आने वाली भी फ्यूचर जनरेशंस को फायदा मिलता रहेगा। अब एक बार नजर डालते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर आपने एनवायरनमेंट वाले वीडियो को अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, उसके सारे जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं उसे समझ लिया होगा, तो आपको ये समझ में आएगा कि क्या जो है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कौन से फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, और किस तरीके से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो उस स्थिति में जो भी डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाएगी। तो इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? एक है इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, यानी हमारी टेक्नोलॉजी इतनी शार्प हो, इतनी एडवांस्ड हो कि उसमें कम से कम रिसोर्सेज यूज करके मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव किया जा सके, यानी इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी हम इसे कहते हैं, जिसमें इनपुट तो बहुत कम लगता है और आउटपुट ज्यादा होता है। तो यानी कि अगर फार्मिंग सेक्टर में हम देखें तो फार्मिंग सेक्टर में क्या होगा? बीज कम लगेंगे, खाद कम लगेगी, इरिगेशन की जरूरत कम होगी, लेकिन पैदावार प्रति एकड़, एक एकड़ में जितनी भी पैदावार है वो सबसे ज्यादा होगी, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा होगी। अगर फैक्ट्रीज में हम देखें तो फैक्ट्री में अगर कोई भी प्रोडक्ट मान लीजिए प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे हम उदाहरण के तौर पे करें कि हम जैसे ब्रेड बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, तो ब्रेड बनाने के लिए जितना मैदा, जितना चीनी और जितना पानी, जितनी बिजली की जरूरत है, जितने मैन पावर की जरूरत होती है, अगर 100 किलो ब्रेड बनाने में, तो अगर 100 किलो ब्रेड बनाने के लिए उसमें कहीं समझिए कि जितना पहले यूज हो रहा था उसका आधा मैन पावर, उससे आधी बिजली, उससे आधी पानी, और उसका लगभग आधा अगर मैदा यूज हो, तो इससे इस तरीके से इस टेक्नोलॉजी से जो बनेगी ब्रेड, वो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाई गई कहलाएगी। तो ये एक छोटा सा मैंने एग्जांपल दिया था आपको समझाने के लिए। तो इनपुट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की यूज बहुत जरूरत है, ताकि रिसोर्सेज का कम से कम यूज हो और कम से कम रिसोर्सेज से हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अचीव कर सकें। यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है? आप एनवायरमेंट वाले वीडियो को देखिए तो उसमें आप पाएंगे वाटर क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। सन क्या है, एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो एयर क्या है, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरीके के जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उन्हें हम एनवायरमेंट फ्रेंडली कहते हैं, क्योंकि इनसे पॉल्यूशन बहुत कम होता है। पॉल्यूशन होता जरूर है लेकिन काफी कम होता है। तो अगर हम सन के से यूज करके सोलर पावर के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें, अगर हम वाटर से माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स के द्वारा बिजली प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, एयर का, विंड एनर्जी का यूज़ करके हम विंड मिल के माध्यम से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसे में जो है ये सब सारे सोर्सेज के द्वारा पैदा की गई, जनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी को हम एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्सेज ऑफ एनर्जी के द्वारा प्रोड्यूस की गई बिजली कहेंगे। इससे क्या होगा? एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम होता है और उससे हमारी जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो सस्टेनेबल हो पाएगा, उसे हम सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ता जाएगा और फिर एक ऐसा वक्त आएगा जिसमें पॉल्यूशन को
एब्जॉर्ब कर पाना इन्वायरमेंट के द्वारा असंभव हो जाएगा और उसके फिर बहुत सारे वैसे नुकसान होंगे जिन्हें मैंने एनवायरमेंट वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फिर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, यानी ऐसा रूरल डेवलपमेंट जहाँ पे फार्मिंग का, फैक्ट्री का, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का, रोड सर्विसेज का, सबका एक समान विकास हो, एक जगह पे रूरल एरिया में विकास हो, फैक्ट्री भी वहाँ पे रहे, फार्म भी रहे, ताकि फार्मिंग सेक्टर में जो एक्सेस लेबर है वो फैक्ट्री में यूज हो सके। रोड की कनेक्टिविटी अच्छी रहे ताकि मार्केट तक ज़्यादा जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके सारे प्रोड्यूस को, चाहे वो फार्मिंग प्रोड्यूस हो चाहे फैक्ट्री के प्रोड्यूस हो, रॉ मटेरियल आसानी से पहुँचाया जा सके और लोगों को वहाँ पे जो है रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में आसानी से फायदा हो। तो ये इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट हमारे सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। फिर जो दूसरा फैक्टर है वो है शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अभी मैंने जैसा आपको बताया इन्वायरमेंट वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि केमिकल फर्टिलाइजर से, इंसेक्टिसाइड से, पेस्टिसाइड से किस तरीके से सॉइल एंड वाटर एंड एयर पॉल्यूशन हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रही है इस तरीके की पॉल्यूशन, जिसके वजह से इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच ओवर कर जाएं, यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करना बंद कर दें, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करके, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का यूज करके हम अपनी पैदावार को बढ़ा तो सकते हैं और साथ ही साथ में जो सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूशन हो रहा है उसे भी कम कर सकते हैं, उसे भी रोक सकते हैं। तो ये शिफ्ट जो है आज की तारीख में बहुत जरूरी है, शिफ्ट टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एज अगेंस्ट केमिकल फार्मिंग। मैनेजिंग द वेस्ट, अपने वेस्ट को सही तरीके से मैनेज करना, उसे रिसाइकल कर पाना, उसे रीयूज कर पाना, तो ये करने से एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन डायरेक्टली कम होता है। मैंने इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिए हैं एनवायरनमेंट वाले वीडियो में, आप उसे देखिएगा जरूर, आपको समझ में आएगा। तो वेस्ट को अगर हम सही तरीके से मैनेज कर पाए इस तरीके से, ताकि उसे रिसाइकिल किया जा सके, रीयूज किया जा सके और वो साथ ही साथ एनवायरनमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा सके, ताकि जो है वो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन या एनवायरमेंटल क्राइसिस न खड़ी करे। फिर स्ट्रिंजेंट लॉज ऑन द डिस्पोजल ऑफ केमिकल एफ्लुएंस, तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था एनवायरमेंट वाले वीडियो में कि जो केमिकल एफ्लुएंस है, कहाँ से, फैक्ट्री के द्वारा जो एफ्लुएंस निकल रहा है, गैस निकल रही है, केमिकल गैस जो हमारे एसी या रेफ्रिजरेटर से निकल रही है, जो हमारे व्हीकल से निकलने वाला धुआं है, इन सबों का अगर सही तरीके से डिस्पोजल किया जाए, इन पे अगर सही तरीके से फिल्टर्स लगाए जाएं, इनको क्लीन करके एनवायरनमेंट में, एयर में रिलीज किया जाए, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एयर पॉल्यूशन कम होगी और साथ ही साथ सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन भी कम होगी। एयर अवेयरनेस टू कंजर्व नेचुरल एसेट्स फॉर जनरेशनल इक्विटी, ये एक अलग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा मैंने एनवायरनमेंट वाले वीडियो में आपको सोशल अवेयरनेस जनरेट करने की बात की थी कि हम एनवायरनमेंट को डिग्रेड करने से बचा सकते हैं अगर हम लोगों को में सोशल अवेयरनेस जनरेट करें कि किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने से हमारा फायदा होगा। तो अगर हम उस तरीके से नेचुरल एसेट्स को कंजर्व करने के लिए एक अवेयरनेस जनरेट कर पाए, तो उससे क्या होगा कि आज की जनरेशन के साथ साथ फ्यूचर की जनरेशंस भी है, नेचुरल रिसोर्सेज को सही सही इस्तेमाल कर सकती है अपने फायदे के लिए। और अंतिम फैक्टर है पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा मैंने बोला, आपको बताया कि व्हीकल की संख्या बढ़ती जाती है तो उससे निकलने वाला धुआं एयर को पॉल्यूट करता है और साथ ही साथ वाटर पॉल्यूशन में भी मददगार साबित होता है। तो अगर हम अपनी गाड़ी इस्तेमाल ना करें, अगर हर व्यक्ति अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर रहा है, तो नेचुरली आप समझिए कि कितनी ज्यादा गाड़ियां हो जाती हैं रोड पे और उससे कितना ज्यादा धुआं निकलता है। लेकिन अगर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हम यूज करें तो 100, अगर एक बस में 40 लोग सवारी कर सकते हैं और अगर वो वही बस में नहीं जाते हैं तो 40 लोग अपनी अपनी 40 गाड़ियां लेके जाएंगे, तो क्या होगा, 40 गाड़ियों से निकलने वाला धुआं कितना ज्यादा पॉल्यूशन कर सकता है, लेकिन एक बस से कितना ज्यादा धुआं निकल सकता है, उसकी भी सीमा है। तो इसलिए अगर हम ज्यादा से ज्यादा पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करें तो हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। और अब जब हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाएंगे, एयर पॉल्यूशन या वाटर पॉल्यूशन या सॉइल पॉल्यूशन, तो उससे क्या होगा, आने वाली जो जनरेशन है वो भी, उसके लिए भी रिसोर्सेज सही रहेंगे, उसके लिए भी एनवायरनमेंट जो है सही बना रहेगा, उसके लिए भी एनवायरनमेंट सस्टेनेबल बना रहेगा। धरती के एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा राइज नहीं करेगा,
नहीं राइज करेगा तो क्या होगा, जो सी लेवल राइज करने की प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी, जो ओजोन डिप्लीशन हो रही है वो कम होगी। वो कम होगी तो क्या होगा, हमारे जो फार्मिंग सेक्टर को नुकसान पहुंच रहा है ओजोन डिप्लीशन से, एवरेज टेम्परेचर के राइज होने से, वो कम होगा। वो कम होगा तो फ्यूचर जनरेशन को भी खेती से अच्छी पैदावार उपलब्ध हो सकेगी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती रह सकेगी और आने वाली जनरेशन्स को फूड सिक्योरिटी बनी रहेगी, यानी उन्हें हंगर का सामना नहीं करना पड़ेगा, भोजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो क्या होगा, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी यानी जैसे कोयला है या पेट्रोल है या गैस है, सीएनजी गैस, तो इन सबों के इस्तेमाल से जो नुकसान हो रहा है, जो रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है वो कम हो पाएगा। वो कम होगा तो फ्यूचर जनरेशन्स के यूज़ के लिए भी रहेगा, क्योंकि ऑयल का, कोयले का, गैस का यूज़ तो आने वाली जनरेशन भी करते रहेगी, भले ही वो कम करे। ऐसा तो संभव नहीं है कि हम अपने इस तरीके के रिसोर्सेज के यूज़ को ज़ीरो कर दें। तो जब इस तरीके के रिसोर्सेज का यूज़ ज़ीरो नहीं हो सकता तो हमें क्या करना है, कम कर देना है। कम करके हमें क्या चीज़ पे स्विच ओवर करना होगा, अपने एनर्जी के यूज़ के लिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करना पड़ेगा, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड वाटर एनर्जी पे। उससे क्या होगा कि पैदा होने वाली बिजली भी क्लीन होगी, उससे एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचेगा और उससे आने वाली जनरेशन के लिए भी हम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करके रख पाएंगे। तो ये कुछ जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली या प्रयोग में लाई जाने वाली स्ट्रैटेजी के तहत ही ये आता है। जैसा अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में, उसी तरीके से जो है नॉन कन्वेंशनल या कहिए आपकी रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है एलपीजी या गोबर गैस। गोबर से बनाई जाने वाली गैस जो है रूरल एरिया में, उससे बिजली पैदा की जा सकती है और उससे घरों में बिजली की जरूरत पूरी की जा सकती है। तो इस तरीके से जो काऊ डंग से यानी कि गाय के गोबर से जो हम केक बनाते हैं यानी जो उपले बनाते हैं उनका इस्तेमाल किया जाए। जो सूखी लकड़ियां होती हैं जो गिर जाती हैं जंगलों में, उन्हें उठा करके इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरीके से इनके इस्तेमाल से क्या है, डिफॉरेस्टेशन में भी लगाम लगेगी, डिफॉरेस्टेशन कम होगा, जो हमारा एयर पॉल्यूशन है वो कम होगा। जैसे अगर गोबर गैस प्लांट हम यूज कर रहे हैं गांवों में तो उससे क्या होगा, पैदा होने वाली बिजली घरों में यूज की जा सकेगी। तो भी जो बाहर जो दूसरी बिजली पैदा की जा रही है कोयले के द्वारा या पानी के द्वारा, उस पे कमी आएगी, उसकी ज़रूरत में कमी आएगी तो क्या होगा, एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा। एनवायरनमेंट को नुकसान कम होगा तो इस तरीके के जो रिसोर्सेज हैं जैसे कोयला है या गैस है, सीएनजी गैस या ऑयल है, वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सेफ रखी जा सकेगी। अभी इसी वजह से क्या हो रहा है कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, जो हमारे गैस घर में गैस की सिलेंडर आती है खाना बनाने के लिए, जिसे हम एलपीजी सिलेंडर कहते हैं, वो सब्सिडाइज करके प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि और साथ ही साथ गोबर गैस प्लांट के लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है, आसान किस्तों पे लोन उपलब्ध करा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोबर गैस प्लांट का यूज़ कर सकें, बना सकें और गोबर गैस से पैदा की जाने वाली बिजली का इस्तेमाल कर सकें। एलपीजी का इस्तेमाल करें, उससे एलपीजी एक क्लीन फ्यूल है, उससे एनवायरनमेंट में कम नुकसान होता है, एयर पॉल्यूशन कम होता है और वेस्टेज भी मिनिमाइज होता है। और उस क्या होगा कि घरों में, गांव के घरों में खाना बनाने के लिए फिर पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, पेड़ पौधे कम काटे जाएंगे, उससे एनवायरनमेंट को भी फायदा होगा, एयर पॉल्यूशन में कमी आएगी। एक जो दूसरा भी उदाहरण है, जैसे अर्बन एरियाज में कुछ बड़े बड़े मेट्रोज में और बड़े बड़े शहरों में आपने देखा है कि अभी सीएनजी जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है गाड़ियों में। तो गाड़ियों में इस्तेमाल की जाने से उससे निकलने वाला धुआं जो है वो काफ़ी कम हो जाता है और काफ़ी कम हो जाने से ये धुआं साफ भी होता है, तो इससे एयर पॉल्यूशन में काफ़ी कमी आती है। तो दिल्ली जैसे शहर में या मुंबई में या कोलकाता में या और कुछ दूसरे बड़े शहरों में गाड़ियों में सीएनजी के इस्तेमाल की वजह से एयर पॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा कमी लाई गई है। ये एक सक्सेसफुल केस स्टडी है जिसे कि हम दूसरे शहरों में भी इसके वजह से अब आज हम सीएनजी इस्तेमाल करने में उतर आए हैं और गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा सीएनजी छोटे छोटे शहरों में भी आप पाएंगे कि इस्तेमाल हो रहा है।
अभी मैंने पीछे बताया था कि जहाँ पर विंड मिल का प्रयोग करके विंड एनर्जी को हम इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा कर सकते हैं। तो जहाँ वैसे जगहों पे जैसे समुद्री एरिया में, कोस्टल एरियाज में जहाँ पर विंड की स्पीड ज़्यादा होती है, वहाँ पर अगर हम विंड मिल लगा करके या कुछ ऐसे दूसरे जगहों पे जहाँ पे विंड स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ पर विंड मिल लगा करके उनसे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। और वो बिजली क्लीन होती है, वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल से बनाई गई बिजली है। उससे क्या होगा कि आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचे रहेंगे और हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो सस्टेनेबल कहलाएगी। उसी तरीके से सोलर पावर का भी यूज करके फोटोवोल्टाइक सेल्स जो आते हैं, सेल्स आते हैं, उनका इस्तेमाल करके बिजली पैदा की जाती है। तो बिजली पैदा करके ऐसे जगह पे, इंडिया में ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे काफी दिन के काफी हिस्से तक और साल के काफी महीनों में काफी ज्यादा सूर्य की रोशनी उपलब्ध होती है। तो जब सनलाइट उपलब्ध है तो सनलाइट का इस्तेमाल करके सोलर एनर्जीज को कन्वर्ट करके बिजली में हम बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं और बिजली का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया के अभी बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे राज्यों में जहाँ पे अच्छी खासी सनलाइट साल के बड़े बहुत ज़्यादा महीनों में बहुत ज़्यादा पीरियड में उपलब्ध होती है, वहाँ पर अभी बहुत ह्यूज एरियाज में फोटोवोल्टाइक सेल्स का इस्तेमाल करके पावर प्लांट्स लगाए गए हैं और सोलर पावर के द्वारा का इस्तेमाल करते हुए एनर्जी जनरेट की जा रही है, बिजली जनरेट की जा रही है काफी बड़ी मात्रा में। ये काम काफी ज्यादा शुरू हो गया है इंडिया में। फिर है एक फैक्टर, वो है बायो कॉम्पोस्टिंग। तो जैसे केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम करने के लिए, पेस्टिसाइड का यूज कम, केमिकल फर्टिलाइजर का इनफैक्ट यूज कम करने के लिए हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी जो सूखी हुई पत्तियां होती हैं, सूखी हुई टहनी होती है पौधों की, उन्हें अगर हम इस्तेमाल करके उससे कंपोस्ट बनाएं, यानी कि ऑर्गेनिक खाद बनाएं, तो वो खाद जो है खेतों में इस्तेमाल करें, तो उससे भी पैदावार में उतनी ही बढ़ोतरी होती है जितनी कि केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा। तो ऐसा इस्तेमाल करके हम अच्छा ऑर्गेनिक खाद बना करके बायो कंपोस्टिंग के द्वारा हम खाद का खेतों में उन खादों का इस्तेमाल करके केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कम कर सकते हैं, जिसके वजह से सॉइल में जो पॉल्यूशन हो रहा है या वाटर जो पॉल्यूशन हो रहा है उसे काफी कम किया जा सकता है। अभी मैंने बताया था आपको कि माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स, तो पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ों में हमारे यहाँ हिमालय रीजन काफी नॉर्थ में आपने देखा होगा, एक छोर से दूसरे छोर तक फैला हुआ है और लगभग लगभग 10 स्टेट्स ऐसे हैं जो हिमालयन रीजन में आते हैं, उन्हें हम हिमालयन स्टेट्स भी कहते हैं। तो ऐसे स्टेट्स जो हैं उनमें वहाँ पर काफी सारी नदियां हैं, कुछ नदियां तो सालों भर पानी उसमें रहता है, कुछ नदियां बरसाती नदियां भी हैं, लेकिन इन नदियों पे छोटे छोटे प्लांट, छोटे छोटे डैम बना करके, ज्यादा बड़े नहीं, छोटे डैम बना करके, छोटे छोटे मिनी हाइडल प्लांट बना करके, यानी माइक्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट बना करके उनसे छोटी छोटी मात्रा में बिजली पैदा की जा सकती है। और ऐसे हजारों की संख्या में इस तरीके के मिनी हाइडल प्लांट्स बन सकते हैं बहुत सारी नदियों पे, और बनाए भी गए हैं, जिनके द्वारा बिजली पैदा की जा रही है और आसपास के इलाकों में बिजली की कमी को पूरा किया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा सोर्स है कि वाटर की एनर्जी को, वाटर जो एक रिन्यूएबल सोर्स है, उसका इस्तेमाल करके हम एनर्जी पैदा करके एनर्जी की, बिजली की कमी को पूरा कर सकते हैं और पूरा किया भी जा रहा है इंडिया में। एक अंतिम पॉइंट है, वो है बायो पेस्ट कंट्रोल, यानी कि केमिकल पेस्टिसाइड के बजाय हम जैसे कुछ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं पेस्टिसाइड्स को, जैसे नीम के पत्तों का इस्तेमाल करके और उसी तरीके से दूसरे पत्तों का इस्तेमाल करके हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं, बायो पेस्टिसाइड बना सकते हैं। और वो बायो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल हम अपने सब्जियों पे, अपने फूड ग्रेन्स के पे और अपने फलों पे के ऊपर में कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि पेस्ट से तो फसल का बचाव होगा ही होगा, साथ में जो केमिकल पेस्टिसाइड का यूज कम होगा, तो उससे जो वाटर और सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है उसमें भी काफी संख्या में, काफी मात्रा में कमी आएगी। साथ ही साथ लोगों के सेहत पे भी जो नुकसान पहुंचा रही है इस तरीके की पेस्टिसाइड, वो उसमें भी काफी कमी आएगी, लोगों के सेहत में भी काफी सुधार होगा। इससे क्या होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी में सुधार होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ को ज्यादा तेजी से अचीव किया जा सकेगा।
तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम किसे कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं फिर से वही रिपीट करूंगा कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड वीडियो है मेरी, आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उसे अच्छे से समझिए, तो आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट भी बहुत क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। थैंक यू।